जे थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने देखा इसके पहले, लेकिन जे थॉम्सन के एक्सपेरिमेंट से एक चीज हमें ये नहीं पता चली कि आखिर उस एक्सपेरिमेंट से आउटकम क्या निकला। ठीक है, उसके आउटकम को समझने के लिए हम चार्ज टू मास रेशियो एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं जे थॉम्सन का और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई है, लेकिन इस डिस्चार्ज ट्यूब में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट लगा रखा है। ठीक है, क्या लगा रखा है? मैग्नेट लगा रखा है, जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। मतलब अगर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है तो ये वाला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आपको पता है वेक्टर्स के बारे में आप जानते हैं थोड़ा बहुत कि अगर दो अलग अलग फोर्सेस एक दूसरे से 90 डिग्री पे हों तो उनकी रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? उनके बीचों बीच से निकलती है, अगर वो दोनों फोर्सेस बराबर हों तो। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको आगे पढ़ना शुरू करेंगे। अब एक बात जरा ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब क्रिएट करते हैं, कंडीशन वही है, 10,000 वोल्ट का करंट होगा, प्रेशर 10⁻⁻⁶ पास्कल के आसपास होगा। ठीक है, ये सारी कंडीशंस रिमेनिंग रखनी, इनको नहीं हटाना है, याद रखिएगा। अब इस बात को ध्यान से समझिए कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को स्विच ऑफ कर रखा है तो जैसा कि हमने पढ़ा था, कैथोड रे हमेशा क्या करती थी? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती थी। क्या करती थी बेटा? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती थी। तो वो कैथोड रे कहीं ना कहीं सीधे चलती हुई पॉइंट बी तक जाएगी। अगर इस एनोड पे हमने छेद कर दिया है, ये क्या है बेटा? ये एनोड है, और ये क्या है? यहाँ पे कैथोड है। अगर हमने यहाँ पे छेद कर दिया है तो ये रे क्या करेगी? ये रे बिल्कुल सीधे ट्रेवल करेगी पॉइंट बी तक। लेकिन अब हमने क्या किया? अब हमने मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दिया। हमने सपोज करो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रखा था, ये एक मैग्नेट लगा रखा था जो कि हमारे कंट्रोल में है। हमने मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दिया। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया तो ये रे सीधे ना जाके कहाँ पहुंच गई? ए पे पहुंच गई। ठीक है, मतलब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चालू करते हैं, तो रे अब पॉइंट बी पे ना जाके कहाँ पे जाती है? पॉइंट ए पे जाती है। और अगली बार हमने क्या किया? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को चालू किया, मैग्नेटिक फील्ड बंद कर दिया, तो वो कहाँ जाएगी? पॉइंट सी पे चली जाएगी। अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो वो कहाँ जा रही है? पॉइंट सी पे जा रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर जब दोनों बंद थे तो वो पॉइंट बी पे जा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वो पॉइंट ए पे जा रही थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वो पॉइंट सी पे जा रही थी। अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं, दोनों एक दूसरे के जस्ट इक्वल हो जाएं, तो क्या वो पॉइंट फिर से बी पे नहीं जाएगा? बोलिए, ऑफ कोर्स जाएगा। वो रे फिर से कहां जाएगी? बी पे जाएगी। जो कैथोड रे बिल्कुल सीधे ट्रेवल करते हुए जा रही थी, अब वो कैथोड रे मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ए पे जा रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड बंद करके सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं तो वो सी पे जा रही है। जब दोनों में से कोई नहीं था तो वो बी पे गई। लेकिन अगर हम ए और सी को बराबर कर दें, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बिल्कुल इक्वल कर दें, तब क्या होगा? तब वो कहां जाएगी? तब सिंपल सी बात है कि ये दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होने की वजह से वो अगेन अपने न्यूट्रल पॉइंट यानी बी पे जाएगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर पे हैं, तो राइट हैंड रूल लगता है फ्लेमिंग्स का। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड का रूल बताता है। उस केस में क्या होगा कि जब दोनों इक्वल होंगे तो जो रिजल्टेंट लाइन होगी, रिजल्टेंट फोर्स होगी, वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे होगी। इसीलिए कहां जा रहा है? पॉइंट बी पे जा रहा है। इसको याद रखिएगा। अब देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज बाय मास रेशियो। क्या बोलते हैं? चार्ज बाय मास रेशियो। आखिर इसको डिफाइन कैसे किया गया? तो ये समझिए कि अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की या मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है B इंटू ई इंटू यू। बी क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। यू क्या होता है? वेलोसिटी। ठीक है, जिसको हम लोग वेलोसिटी नाम देते हैं। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स की डिफिनीशन B इंटू ई इंटू यू है, तो जब भी कैथोड रे जाएगी उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन सर्कुलरली ट्रेवल करते हैं, सर्कुलर घूमते हैं, तो उनके पास कुछ न कुछ क्या होगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी कि नहीं होगी? कोई ना कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जरूर होगी ना उनके पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जरूर होगी। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में शायद आप बहुत ज्यादा न जानते हो,
इसलिए मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला आपको खुद बता देता हूं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है m × u²/r। अब मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि जब सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड था तो क्या BEU बराबर mu²/r नहीं होगा? सिंपल सी बात होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर कर रहे हैं। किसको कंसीडर कर रहे हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर इसमें से हम u का रिलेशन निकालना चाहें, u की वैल्यू निकालना चाहें, तो क्या हमको E/m बराबर u/r × b नहीं मिलेगा? मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। चलो इसके आगे अब हम देखते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिकल फोर्स को कंसीडर करें, अगर हम इलेक्ट्रिकल फोर्स को कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पे डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रिकल फील्ड जो आएगा उसका फॉर्मूला होगा बेटा E × E। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? E × E। मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा, सब कुछ आपको नोट डाउन कराऊंगा, लेकिन पहले फॉर्मूले को समझ लीजिए। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू E × E। मैग्नेटिक फील्ड क्या था? B × E × U। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब सिर्फ A जा रहा था तो ये एलिजिबल था, जब सिर्फ और सिर्फ C जा रहा था तो ये एलिजिबल था। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला था और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला था। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जा रहे थे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जा रहा था, तो क्या हो जा रहा था? A और C दोनों का रिजल्टेंट मतलब वो कहां जा रहा था? B पे जा रहा था। तो अगर इससे हम फॉर्मूला निकालना चाहें तो हम ये भी तो निकाल सकते हैं कि BEU इज इक्वल टू E × E। बोलो, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अब अगर हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है तो हम यहां से एक और डेरिवेशन कर सकते हैं कि U इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई B। U इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई B। अब आपको करना क्या है? अब आपके पास सॉल्यूशन क्या है? अगर आपको U की वैल्यू मिल चुकी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको U की वैल्यू को इस इक्वेशन में क्या कर देना है? पुट कर देना है। तो जो नया इक्वेशन आपके पास आएगा वो आएगा E/m इज इक्वल टू, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, E/r × b²। ये आपका होगा फाइनल फॉर्मूला चार्ज बाई मास रेशियो का। अब देखो, अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम E/m की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। और E/m की वैल्यू जो हमको सॉल्व आउट होके आ रही थी वो आ रही थी 1.75 × 10⁻11 कूलम्ब/kg। ठीक है, देखिए बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे वैल्यूज ऐसी हैं जिनके बारे में आप अनअवेयर होंगे। इसको मैं फिर से लिख देता हूं, 1.75 × 10⁻11 कूलम्ब/kg। बहुत सारी वैल्यूज ऐसी होंगी, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन बेटा पढ़ना है, कुछ चीज़ों को समझिए, जो नहीं समझ में आता है उनको इंटरनेट से समझ के कोशिश करिए पढ़ने की, क्योंकि थोड़ी सी फिजिक्स है इसमें इन्वॉल्व है, जो कि आपको क्लास में आगे चल के पढ़ने को मिलेगी। जहाँ नहीं समझ में आएगा, बहुत सारे टॉपिक्स को, बहुत सारे पॉइंट्स को मैं खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जितने अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, इसको टेकअप करिए। अब कुछ वैल्यूज आपको बताता हूँ, वैल्यूज नोट कर लीजिए। बी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बी क्या होती है बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब फ्लक्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कहीं पे भी अगर किसी चीज की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब बहुत फ्लो में भाग रही कोई चीज तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में समझ लीजिए कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब अगर ये मैग्नेट आपका लगा हुआ है तो इस मैग्नेट के अराउंड कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर हमने एक क्यूब एरिया लिया तो इस एक क्यूब में कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट है या कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। बाकी आपको प्रॉपर्टी पता है। ई को हम लोग बोलेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आर क्या है? रेडियस है वो आर्क का जिसमें वो मूव करता है। देखो ये आर्क है ना, ये आर्क बन रहा है ना, ठीक है, तो वो आर्क में कितने में मूव कर रहा है उसी को हम लोग आर बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं।
और ई के बारे में आप पहले से जानते हैं, एम आप पहले से जानते हैं, वेलोसिटी के बारे में आप पहले से जानते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा, इसको नोट करके समझ लीजिए अच्छे से। अब देखिए बेटा, E बाई एम के रिलेशन को समझने के लिए मिलिकॉन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि जे थॉम्सन के एक्सपेरिमेंट का ही क्या था, एक काउंटर पार्ट था, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स को पूरी तरीके से क्या कर दिया, सील कर दिया। इसमें एक टेलीस्कोप लगाया, एक एटमाइजर लगाया और एक परफोरेटेड प्लेट लगाई। परफोरेटेड प्लेट क्यों लगाई, उसके पीछे रीजन बताता हूँ। इस एटमाइजर से फाइन ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। फाइन ड्रॉपलेट्स मतलब जैसे आप जानते हैं ना, अगर आप किसी झरने के पास चले जाइए तो वहां से जो पानी की बूंदें ऊपर से नीचे गिरती हैं वो आपके चेहरे पे मिस्ट सी डालती हैं। मतलब आप पानी के पास नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि वहां से ठंडी फुहारें चली आ रही हैं, आप बोलते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसी मिस्ट को बनाने के लिए क्या किया गया, एटमाइजर का इस्तेमाल किया गया और इसमें से पाइन ऑयल को नीचे फेंका गया। किसको फेंका गया बेटा, पाइन ऑयल को। इसके पीछे का रीजन मैं आपको अभी समझाता हूँ कि क्यों सिर्फ पाइन ऑयल चूज किया गया, क्योंकि पानी और बाकी ऑयल नहीं चूज किया गया। तो पाइन ऑयल को इसमें नीचे फेंका गया। कुछ बुक्स में टर्पेंटाइन ऑयल भी मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर इसमें से ड्रॉपलेट्स गिर के नीचे आती हैं, सपोज करो एक ड्रॉपलेट गिर के नीचे चली आ रही है, ठीक है, तो ये ड्रॉपलेट मोस्टली क्या होगी, स्फेरिकल होगी, ठीक है। ये ड्रॉपलेट मोस्टली क्या होगी, स्फेरिकल होगी, ठीक है। अब इन स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स को चार्ज करने के लिए मिलिकन ने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सरे सोर्स लगाया, ठीक है। एक एक्सरे सोर्स लगाया जो कि क्या कर रहा था, जितनी भी गैसेस यहां प्रेजेंट थी सबको क्या कर रहा था, वो एक्सरे के थ्रू आयनाइज कर रहा था। एक्सरे क्या करता है, चीजों को आयनाइज करता है। अब अगर कोई गैस प्रेजेंट है जो कि आयनाइज हो रही है, तो सिंपल सी बात है कि अगर हम हाइड्रोजन भी लेते हैं तो H++ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन क्या इन ऑयल ड्रॉपलेट से नहीं चिपकेगा। मतलब अब ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो नॉर्मल ऑयल ड्रॉपलेट न रह के वो बन जाएंगे ऑयल ड्रॉपलेट प्लस इलेक्ट्रॉन। चलिए, ऊपर और नीचे हमने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। क्या लगा रखा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। तो हमें क्वेश्चन का जवाब दो, जब पाइन ऑयल नीचे गिरना शुरू होगा ड्रॉपलेट के फॉर्मेट में और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट है, तो पाइन ऑयल के ड्रॉपलेट्स का मास अगर हम m मान लें तो जो वेलोसिटी होगी गिरने की u1 वो किसके बराबर होगी, mg के बराबर होगी। सिंपल सी बात है, मास इंटू ग्रेविटी, यही वेलोसिटी होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे से अप्लाई कर दें और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लग रहा है, ऊपर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो अगर दो अलग अलग फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं तो क्या करेंगी, एक दूसरे को अपोज करेंगी। और जैसा कि हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन हमने क्या पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E इंटू ई। तो जो नया वेलोसिटी होगा u2, कब, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है और किधर अप्लाई किया है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया है। किसके, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशन के। जो ग्रेविटी आ रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है और क्या हो रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अगर u2 की बात करो तो u2 क्या हो जाएगा, बोलो mg माइनस ई इंटू ई होगा, बोलो ये होगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट अगर काम करेगा। तो अगर हम दोनों का रेशियो निकालना चाहें तो पहली वेलोसिटी u1 होगी जो कि मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, और दूसरी वेलोसिटी u2 होगी जो कि मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर इन दोनों का हम रेशियो निकालें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको E/m का रेशियो मिलेगा। अब हम एक सिंपल सी बात का जवाब दो, चार्ज की वैल्यू अगर 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ रही है और हमको E/m का रेशियो पहले से पता है, तो अगर हमको E पता है, हमको E/m पता है, तो क्या हम मास नहीं निकाल सकते। यही काम मिलिकॉन ने किया था। चलिए एक्सपेरिमेंट को फिर से समझ लेते हैं। मिलिकॉन ने क्या किया कि एटमाइजर लिया, उसमें से पाइन ऑयल को नीचे गिराया, पाइन ऑयल की ड्रॉपलेट्स नीचे आना शुरू हुई, उसका मास m था, ग्रेविटेशनल फोर्स में उसकी जो फोर्स लग रही थी वो क्या लग रही थी, mg, ठीक है। फोर्स या वेलोसिटी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करती थी और किसी पे नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट सेंस में लगाया गया, कब लगाया गया, जब गैसेस को ऑलरेडी एक्सरे आयनाइज कर चुका है। जब गैसेस को इसने आयनाइज किया तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो ऑयल ड्रॉपलेट्स पे चिपके हुए थे, वो नीचे गिर रहे हैं। जब वो नीचे गिर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फोर्स उनको ऊपर भगाने की कोशिश कर रहा है। तो जब ऊपर भगाने की कोशिश कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो प्राइवेट वेलोसिटी नई वाली आएगी, जो नई वेलोसिटी बन रही है वो u2 बराबर क्या है, mg माइनस ई इंटू ई, ठीक है।
तो अब अगर दोनों का रेशियो निकालें तो U1/U2 इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई mg माइनस ई। इससे हमको चार्ज पता चलता था, चार्ज की वैल्यू कितनी थी 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। और अगर इन दोनों रेशियोज को हम एक साथ रख दें तो हमको क्या निकल जाएगा मास, क्योंकि ये हमको पहले से पता चल चुका है, ये हम ऑलरेडी पिछले एक्सपेरिमेंट में 1.75 निकाल चुके हैं। तो अगर हम दोनों को सॉल्व करें तो हमें जो E की वैल्यू आ रही थी, सॉरी M की वैल्यू आ रही थी, वो आ रही थी 9.1 इंटू 10⁻31 kg। हालांकि मोलिकुलर आयोडो एक्सपेरिमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने आपको उसको बता दिया है, समझ के लिए कि आखिर इलेक्ट्रॉन का मास कैसे आया, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसको नोट डाउन करें, चाहे तो ना करें, लेकिन जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था इसके पहले वाला चार्ज बाय मास वाला, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ लीजिए इसको। इसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग किसके बारे में, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है।